very good morning, good afternoon, or good evening to all my dear students. I am CS Shweta, and today we are going to finish our Benami Transaction Act. Right? We are going to talk about further about law relating to Benami transactions, and this is our third class for Benami Transaction Act, and we are going to finish it off. Right, students? So in the last class, last to last class, we started this chapter. We talked about everything that is related to Benami transactions. We talked about the act, the history of the act. We talked about basic definitions, meaning, objective, history of the act in the first class. Last class, we talked about major authorities. Authorities which are very important for under Benami Transaction Act, right? So we talked about all the important officers. In the last class, what did we talk about? We talked about adjudication of Benami property. We talked about important parties, authorities that are involved when it comes to Benami transaction, right? So we talked about adjudication of Benami property. What do you understand by adjudication? Adjudication means wherein the property that is confiscated, where the transaction is proved that this is a Benami transaction, then how the adjudication is proceeded. कैसे एडजुडिकेट करा जाता है, किसको कितना पनिशमेंट करा जाता है, इम्प्रिजनमेंट होता है या फाइन तक बात खत्म हो जाती है, ये सारी चीजें हम एडजुडिकेशन में बात करी थी हमने, राइट? उसके बाद स्टूडेंट्स हमने बड़े ही इंपॉर्टेंट ऑफिसर की बात करी थी, IAA. पहले ऑफिसर थे इनिशिएटिंग ऑफिसर, इनिशिएटिंग अथॉरिटी, अप्रूविंग अथॉरिटी. तो इनिशिएटिंग अथॉरिटी क्या करते थे? इनका काम होता था इनिशिएट करना, नाम से पता चल रहा है. ये असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर हैं इनकम टैक्स के, और ये इनिशिएट करते थे इस प्रोसेस को कि जो भी ट्रांजैक्शन है ये पता करते थे कि ये बेनामी ट्रांजैक्शन है या नहीं, ये बेनामी प्रॉपर्टी है या नहीं. तो इनिशिएटिंग अथॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान है टू कंक्लूड द फैक्ट कि हाँ ये बेनामी ट्रांजैक्शन या बेनामी प्रॉपर्टी एज द केस में भी है या नहीं. फिर ये अप्रूविंग अथॉरिटी से अप्रूवल लेते थे कि पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट करा जाए या नहीं. हो सकता है कि प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट नहीं करनी पड़े, ऐसा भी केस हो सकता है. और एक केस होता है कि आपको कॉन्फिस्केशन करना जरूरी है. So that is the role of approving authority, right? Then we have administrator. इनका ना स्टूडेंट्स रोल है प्रॉपर्टी की मैनेजमेंट में, एडमिनिस्ट्रेटर का. एंड देन वी हैव दिस एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी. तो ये चार ऑफिसर्स, चार अथॉरिटीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अथॉरिटीज है व्हेन इट कम्स टू बेनामी ट्रांजैक्शन. इनिशिएटिंग, अप्रूविंग, एडमिनिस्ट्रेटर एंड एडजुडिकेटिंग. ठीक है, प्लीज अगर आपको बेनामी ट्रांजैक्शन में कोई क्वेश्चन आता है तो आप बिल्कुल ये चीज सोच के चलिए कि ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है. एडजुडिकेशन प्रोसेस आपको आ सकता है, देन मैनेजमेंट ऑफ कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टी आज जो हम बात करेंगे वो आ सकता है. तो ऐसी चीजें आएंगी. आपसे ये नहीं बोला जाएगा कि डिफाइन अ बेनामी प्रॉपर्टी, डिफाइन बेनामी ट्रांजैक्शन, ऐसा नहीं आता ना क्वेश्चन. अभी 3-4 नंबर का देखो 3 से 5 मार्क्स का देख लिया जाता है ये एक्ट. तो इस एक्ट में वही पूछा जाएगा ना जो इंपॉर्टेंट है, जो डिफिकल्ट है बच्चों के लिए और जो पता होना चाहिए बच्चों को, जिसकी एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए बच्चों को. ठीक है, ऐसा नहीं है डेफिनेशन की नॉलेज नहीं होनी चाहिए, बट एक आप समझ गए ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक कुछ टॉपिक्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनमें से ये टॉपिक है. तो लास्ट क्लास में हमने स्टूडेंट्स बिल्कुल एडजुडिकेशन के बारे में अच्छे से बात कर ली थी. सबसेक्शन 24, सेक्शन 24 के बारे में बात करी, सेक्शन 26 के बारे में बात करी. सेक्शन 24 में इनिशिएटिंग ऑफिसर, अप्रूविंग अथॉरिटी के बारे में काफी था, और सेक्शन 26 में हमारे एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के बारे में था. देखिए, राइट, ये तो कॉन्फिस्केशन आ गया. दिस वाज सेक्शन 26
है ना, एडजुडिकेशन, और हमारा जो इनिशिएटिंग ऑफिसर की प्रोसीडिंग के बारे में बात होती है वो सेक्शन 24 है ना। तो ये दोनों ही हमने, सेक्शन 24 इज इन पीपीटी 1, दिस इज सेक्शन 26 इन पीपीटी 2, तो ये दोनों ही सेक्शन हमने बहुत डिटेल में बात करी थी। वन मोर डिस्क्लेमर आई वुड लाइक टू गिव यू, you compare the notes, you compare the PPT with your study material. Open your study material, compare everything. I have taken each and every line from your study material in your notes, in your PPTs. ये भी तो नोट्स ही है ना, पीडीएफ में कन्वर्ट होकर आपको मिलती है, तो ये भी तो आपको नोट्स की तरह ही मिल रहा है, राइट? अभी इसको किताब बना दी जाए पीपीटी के हर एक पेज की, तो ये नोट्स ही हो गए ना। इसमें ऐसा नहीं है कि एक एक वर्ड का चार्ट बना दिया, नहीं, अभी पूरा डिटेल में है, सो दैट यू डोंट हैव टू ओपन योर स्टडी मटेरियल, एवरीथिंग इज इन डिटेल, हाईलाइटेड, कलरफुल, विच आई फील कि कलरफुल और हाईलाइटेड चीजें ज्यादा अच्छे से याद होती हैं। देखो, व्हेन आई टीच ना, आई ऑलवेज टेक मी माई सेल्फ एज अ स्टूडेंट where I experienced a lot of things when I was doing CS, because मुझे ना highlighted, और हाँ, आप भी मार्कर हाइलाइटर लेके बैठते हो जब भी आप मॉड्यूल ओपन करते हो या किताब या नोट्स बुक ओपन करते हो, हाइलाइटर लेके बैठते हो, हाईलाइट करते हो, पूरी ड्राइंग बना देते हो आप बुक की, है ना। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल एक अच्छे फॉर्मेट में मिल रहा है, हाईलाइटेड मिल रहा है, टेबल मिल रहा है, टैबुलर फॉर्म मिल रहा है, सो आई थिंक इट विल बी ईजी फॉर यू टू लर्न। बाकी और मेरा क्या मकसद है अभी ये देने का, क्या फायदा, ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये सब आपके स्टडी मॉड्यूल में लिखा हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि मैंने कोई रॉकेट साइंस कर दी है यहाँ पे आपकी, या मैंने कुछ अजूबा कुछ कर दिया है। आपके स्टडी मॉड्यूल को थोड़ा कलरफुल, टैबुलर फॉर्म, चार्ट फॉर्म में और हाईलाइट कर दिया, बोल्ड कर दिया, और क्या करा है मैंने, नोट्स वाइज मैंने कुछ नहीं करा है, ठीक है ना। बस यही करी है चीजें कि चलो एक अच्छे फॉर्मेट में दिए ताकि बच्चों को थोड़ा आसानी से याद हो जाए। हाँ, जो मेन चीज आती है, जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपको नॉलेज दे रही हूँ, खाली रीड करके समझ में आ जाए तो किसी बच्चे को टीचर की क्या जरूरत है। तो व्हाट आई एम टीचिंग यू, आई एम टेलिंग यू द हिस्ट्री, आई एम टेलिंग यू द इंपॉर्टेंस, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट, दिस इज समथिंग विच यू विल गेट फ्रॉम मी एंड not only from the book, right, where you might need my assistance, ठीक है। चलिए, सो अभी आगे देखा जाए तो ये मैंने आपको बताया, ये हमने सारी चीजें कर ली हैं, लास्ट क्लास में हमने बात करी है स्टूडेंट्स, ठीक है। अप्रूव, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में कह रहे हैं चेयरपर्सन और 2 मेंबर्स होते हैं। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास रेफरेंस आती है तभी ये प्रोसीडिंग करते हैं, याद है हमने बात करी थी, सेक्शन 24 में रेफरेंस देते हैं। सेक्शन 24 के क्लॉज 5वां जो है, सबसेक्शन 5 जो है, क्लॉज इन सबसेक्शन 5 जो है, उसमें रेफरेंस आती है, उसके तहत रेफरेंस आती है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास, तब वो आगे अपनी प्रोसीडिंग करते हैं, ठीक है। इसमें 7 सबसेक्शन है और सेक्शन 24 के 5 सबसेक्शन है। प्लीज इन दोनों को याद रखना, इन दोनों को रिवाइज कर लो, लिख के जरूर कर लो। आई डिडंट आस्क यू टू राइट डेफिनेशंस, व्हाई, बिकॉज वानी ने, बट आई विल डेफिनेटली आस्क यू टू राइट दिस, बिकॉज ये एग्जाम में जरूर आता है, ठीक है ना। देखो, राइटिंग प्रैक्टिस टीचर बोलते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं होता कि सब कुछ राइटिंग प्रैक्टिस करना है, इंपॉर्टेंट चीज राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे ना हम। चलिए, तो ये हमारा हो गया था कॉन्फिस्केशन एंड वेस्टिंग ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी। अभी ये सेक्शन 27 से हमें बात करना है और आगे बात करनी है। लेट्स स्टडी दिस कॉन्फिस्केशन एंड वेस्टिंग ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी। व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द हेडिंग फर्स्ट? कॉन्फिस्केट करना, कॉन्फिस्केट मतलब जब्त करना, वेस्टिंग मतलब अपने पास रखना। कौन सी प्रॉपर्टी? बेनामी प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये जो प्रॉपर्टी है ये बिल्कुल प्रूफ हो गई है कि ये बेनामी प्रॉपर्टी है। बेनामी प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं मैम? आपको अगर ध्यान हो तो पहली क्लास में हमने डेफिनेशन में इसका डेफिनेशन करा था, दैट व्हाट ऑल प्रॉपर्टी वेदर tangible, intangible, whether movable, immovable, those properties are called as benami property, wherein पहला केस जहां पे वो जो इंसान है जिसने कंसिडरेशन दिया है और जिसके नाम पर है वो 2 अलग लोग हैं, 2 अलग है ना, तभी तो हम बोलते हैं बेनामी प्रॉपर्टी है। पैसा कोई और दे रहा, नाम किसी और के हैं, ठीक है, बेनामी प्रॉपर्टी। दूसरा, उस इंडिविजुअल को अपना जो उसने कंसिडरेशन दिया है उसका लेजिटिमेट सोर्स नहीं पता। भाई तुम पैसे कहां से लाए हो? ये तुमने 2 करोड़ की प्रॉपर्टी ले ली, 2 करोड़ का
सोर्स क्या है, इनकम सोर्स क्या है, उसका कोई डिस्क्लोजर हुआ है आईटी रिटर्न में? कुछ नहीं। मतलब आप इंडिविजुअल जिसने खरीदी है उसको पता ही नहीं कि, या वो प्रूफ नहीं कर पा रहा कि ये लेजिटिमेट सोर्स है। अंदर तो उसको पता होगा ना कहां से आया पैसा, लेकिन वो प्रूफ नहीं कर पा रहा उसका लेजिटिमेसी, तो आप उस पैसे को इलीगल माना जाएगा, एंड प्रॉपर्टी भी बेनामी प्रॉपर्टी। तीसरा, ये जो बेनिफिशियरी है जिसने पैसा दिया है वो मिल ही नहीं रहा, पता नहीं कहाँ अंतरिक्ष में खो गया, भगवान आए थे ऊपर से, उन्होंने प्रॉपर्टी हमें खरीद के दे दी, अब वो इंसान जो भगवान का रूप आया था वो हमें मिल ही नहीं रहा। जैसे एक इंसान बोले हाँ मेरे नाम पे प्रॉपर्टी है, पर पता नहीं कौन कर गया मेरे नाम पे प्रॉपर्टी, वो इंसान ही नहीं मिल रहा जिसने प्रॉपर्टी का कंसिडरेशन दिया, ठीक है ही नहीं, मतलब ट्रेसेबल नहीं है वो इंसान। और ये भी हो सकता है कि जो बेनामीदार है जिसके नाम पे प्रॉपर्टी हुई है, मतलब जिसने पैसा दिया वो तो ट्रेसेबल है, लेकिन जिसके नाम पे हुई है वो एक फिक्टिशियस पर्सन है, राम कुमार वर्मा, नहीं ये किसा नाम है, व्हाटएवर, ऐसे चलो यही रख लो नाम, पर ये इंसान नाम का कोई है ही नहीं इस धरती पे। तो ये भी, ये ऐसी प्रॉपर्टी आपने ऐसे जो एक फिक्टिशियस पर्सन के नाम पे रखी है, ये भी बेनामी प्रॉपर्टी घोषित हो जाएगी। तो कुछ केसेस है जहां पे एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में अगर ये सारे फीचर्स देखे जाएं या इनमें से कोई भी फीचर देखा जाए तो वो प्रॉपर्टी बेनामी प्रॉपर्टी हो जाती है। हमने ऐसा डेफिनेशन में बात करा था। अब उसके कॉन्फिस्केशन के बारे में बात करते हैं। कौन कॉन्फिस्केट करेगा बताओ, किसमें हिम्मत है बेनामी प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट करने की? तो हमारा जो बेनामी ट्रांजैक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2016 है उसने गवर्नमेंट को बिल्कुल पावर दी है बेनामी प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट करने के लिए। आपको क्या लगता है बेनामी प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट होनी चाहिए? नहीं मैम, अब जो हो गया सो हो गया, किसी के नाम पे हो गई है प्रॉपर्टी तो रहने दो ना, क्यों किसी की लाइफ खराब करनी? भैया अगर कॉन्फिस्केशन नहीं करेंगे ना तो लोग यही करते रहेंगे, इलीगल तरीके से पैसा कमाएंगे और उसको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देंगे। मतलब जरूरी नहीं है एज अ रियल एस्टेट प्रॉपर्टी की मैं बात कर रही हूँ, प्रॉपर्टी हियर मींस इंक्लूडिंग मूवेबल, इमूवेबल, व्हाटएवर, समझ गए ना? अभी जब तुम्हें पता है कि जो तुम खरीद रहे हो तुम उसका बेनिफिट नहीं ले पाओगे और वो अल्टीमेटली गवर्नमेंट कॉन्फिस्केट कर लेगी, तो तुम ऐसी चीज खरीदोगे ही नहीं। खरीदोगे नहीं तो ऐसा पैसा आना जाना नहीं करोगे। तो कहीं ना कहीं ये चीजें जो है ना, ये इन एक्ट्स को, ये जो एक्ट्स होते हैं ना ऑफ टेकिंग इलीगल मनी एंड ब्लैक मनी, मनी लॉन्ड्रिंग, ये सब चीजें धीरे धीरे कम हो जाएंगी। खत्म की तो बात नहीं कर सकते लेकिन कम तो हो जाएंगी ना, ठीक है? इंसान को पता है, आज इंसान डरेगा कि नहीं 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 यार मुझे ब्लैक मनी नहीं लेना, वैसे भी मेरे पे क्वेश्चन हो जाएगा और मैं इस पैसे का रखूंगा कहां पर, है ना? तो कॉन्फिस्केशन जरूरी तो है। सेक्शन 27 डील करते हैं कॉन्फिस्केशन के साथ। देखिए प्रोसीडिंग के लिए जब बात करी जाती है तो सेक्शन 24, 26 बहुत जरूरी है, प्लीज याद रखिएगा इसको। सेक्शन 27, अच्छा सेक्शन 25 क्या था? सेक्शन 25 था सर्विस ऑफ, मतलब किस मैनर में नोटिस दिया जाए, ठीक है? चलो सेक्शन 27 बात करते हैं कॉन्फिस्केशन एंड वेस्टिंग ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी। सेक्शन 27 का सबसेक्शन 1 कहता है वेयर एन ऑर्डर इज पास्ड in respect of any property under subsection 3 of 26 holding such property to be benami property। subsection 3 of 26 क्या बोलता है भाई? सबसे अपने पढ़ा हुआ है, सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 26 बोलता है एक प्रॉपर्टी को बेनामी कब बोला जाता है? The adjudicating authority shall giving an opportunity of being heard to the person concerned। पहले तो हमने ये भी पढ़ा था सेक्शन 26 में कि जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है वो जो कंसर्न पर्सन है, किस किस को नोटिस भेजेंगे? एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, बेनामीदार, बेनिफिशियरी, और तीसरा बैंकिंग कंपनी को इन्वॉल्व है तो, या कोई और तीसरा इंसान इन्वॉल्व है तो किसी का नाम जोड़ भी सकता है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, किसी का नाम हटा भी सकता है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। पढ़ा है ना ये सारी बातें सेक्शन 26 में? तो कह रहे हैं सेक्शन 26 में जो आपने पढ़ी है बातें, उसमें आपने ये भी पढ़ा कि एडजुडिकेटिंग ऑफिसर गिव द रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू दोज पीपल हु आर इन्वॉल्व, ठीक है ना? उनको अपॉर्चुनिटी दिया कि भाई क्या बोलना चाहते हो। देन they make an order confiscating the property held to be benami property। अगर उनके रिप्लाई से एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इतना सेटिस्फाइड नहीं है या ये कंक्लूड करते हैं कि भाई प्रॉपर्टी तो क्या है, बेनामी प्रॉपर्टी, और सेक्शन 27 के तहत एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑर्डर पास कर सकता है टू डिक्लेयर वन प्रॉपर्टी एज बेनामी प्रॉपर्टी। However, where an appeal has been filed against the order of adjudicating authority, the confiscation of property shall be made subject to the order passed by appellate tribunal under section 46।
रीड इट अगेन. यहाँ क्या बोल रहा है? However, where an appeal has been filed against the order of adjudicating authority, the confiscation shall be made subject to the order passed by appellate tribunal. क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? यहाँ कह रहा है कि देखो कॉन्फिस्केशन का पावर किसको दिया है इस एक्ट ने? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी. एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑर्डर पास कर देते हैं. कह रहे हैं पर अगर इस ऑर्डर के अगेंस्ट मतलब अपील हो गई, मतलब जैसे एक प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट करने का ऑर्डर दे दिया एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने, और वो मेरी प्रॉपर्टी है, मुझे पता है उसका लेजिटिमेट सोर्स, पर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने ऐसा ऑर्डर पास कर दिया, तो मैं अगर सच्ची हूं और मुझे पता है कि मेरी चीज ठीक है, तो मैंने इस ऑर्डर के अगेंस्ट क्या कर दी? अपील कर दी. कहां पे? एपेलेट ट्राइब्यूनल में, अंडर सेक्शन 46. फिर एपेलेट ट्राइब्यूनल के ऑर्डर देता है, उस पर डिपेंड करता है कि कॉन्फिस्केशन होगा या नहीं होगा. फर्दर कॉन्फिस्केशन शैल बी मेड एज पर द इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड अंडर एक्ट. की कॉन्फिस्केशन कैसे करना है वो इस एक्ट में लिखा हुआ है. ठीक है, चलो अभी हमें सेक्शन 27 से ये समझ में आता है. सेक्शन 27 इज टॉकिंग अबाउट कॉन्फिस्केशन, और कॉन्फिस्केशन का सबसेक्शन 1 बात करता है अबाउट पावर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी. ठीक है, सबसेक्शन 2 क्या बोलता है? Subsection 2 of this section provides that the above shall not apply to property held or acquired by a person from the benamidar for adequate consideration prior to the issue of notice under subsection 1 of section 24 without knowledge of the benami transaction. यहां कह रहे हैं सबसे पहले तो सेक्शन 24 का सबसेक्शन 1 कहता है कि जो भी ट्रांजैक्शन बेनामी ट्रांजैक्शन है उसका नोटिस देता है इनिशिएटिंग ऑफिसर. नोटिस आने के बाद अगर इंसान को पता ही नहीं था कि अरे बेनामी ट्रांजैक्शन है, अब आप मेरी बात सुनो. अभी एक इंसान ने कोई कंसिडरेशन, एडिक्वेट कंसिडरेशन से कोई प्रॉपर्टी दूसरे के नाम कर दी, ठीक है, ऐसा कुछ है, उसके पास नोटिस आ गया, सेक्शन 24 वाला नोटिस. सेक्शन 24 वाला नोटिस किसका था? इनिशिएटिंग ऑफिसर का. वो इंसान का मन खराब नहीं है, वो कोई ब्लैक मनी नहीं करता, लेकिन वो बिल्कुल करेक्ट बंदा है. ठीक है, अब वो कह रहा है कि मेरी प्रॉपर्टी को बेनामी प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते हो, हालांकि मेरे पास नोटिस आया, बट आई हैव अ क्लियर आंसर ऑफ माय नोटिस. तो यहाँ कह रहे हैं कि दिस कॉन्फिस्केशन डज नॉट अप्लाई in the case where the notice that was served under section 24 subsection 1, उस केस में जो पर्सन है उसको नॉलेज ही नहीं थी बेनामी ट्रांजैक्शन की. ठीक है, एक होता है ना लैक ऑफ नॉलेज, हमें तो पता ही नहीं था भैया, हम तो इंजीनियर है, हमें ये लॉ वाली चीज नहीं पता. ऐसा हर किसी को जरूरी नहीं है ना पता हो. ठीक है, ये प्रूव हो जाए तो बेनामी प्रॉपर्टी की कॉन्फिस्केशन नहीं होती. सबसेक्शन 3 बोल रहा है वेयर एन ऑर्डर ऑफ कॉन्फिस्केशन हैज बीन मेड, अगर ऐसा ऑर्डर आ गया, ऑल द राइट्स एंड टाइटल इन द प्रॉपर्टी शैल वेस्ट एब्सोल्युटली इन द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट्स. एनकम्ब्रेंसेस का मतलब क्या होता है? कोई भी टाइटल डिफेक्ट, जैसी प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट हो जाएगी तो जो राइट्स और जो भी राइट्स और जो भी टाइटल है उस प्रॉपर्टी पे वो किसके हाथ में आ जाएंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट तुमको कोई कॉम्पनसेशन नहीं पे करने वाली, बेनामी प्रॉपर्टी है ये. सबसेक्शन 4 कह रहे हैं एनी राइट ऑफ एनी थर्ड पर्सन क्रिएटेड इन द प्रॉपर्टी विद द व्यू टू डिफीट द पर्पस ऑफ दिस एक्ट शैल बी नल एंड वॉइड. ये हमने पहले भी एक जगह पढ़ा था कि आप बेनामी प्रॉपर्टी को लेके कोई क्लेम, कोई स्यू, कोई डिफेंस नहीं कर सकते हो. बेनामी प्रॉपर्टी है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ले ली, थर्ड पर्सन आ जाए, अरे इस इंसान ने तो मुझे पैसे देने थे, मुझे इसकी प्रॉपर्टी पे हिस्सा चाहिए, गवर्नमेंट कहेगी घर बैठो, ये बेनामी प्रॉपर्टी है, अब तुम इस पे कोई केस फाइल नहीं कर सकते, कोई क्लेम नहीं कर सकते, तुमको कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा. ठीक है, तो अगर कोई थर्ड पर्सन अप्रूव करता है कोई राइट, बेनामी प्रॉपर्टी में राइट दिखाने आ जाए तो आप नहीं कर सकते हो. दैट्स नॉट अलाउड अंडर दिस एक्ट, दैट इज नल एंड वॉइड. इन नल एंड वॉइड, वॉइड का मतलब होता है इनवैलिड. सबसेक्शन 5 कह रहा है where no order of confiscation is made upon the procedure under this act attaining finality, no claim shall lie against the government. और जब तक ऑर्डर पेंडिंग है तब तक भी तुम कोई क्लेम नहीं कर सकते हो. तो सबसेक्शन 5 इज टॉकिंग अबाउट कॉन्फिस्केशन. कॉन्फिस्केशन के बारे में सबसेक्शन 1 कह रहा है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी तुम्हारे पास पावर है कॉन्फिस्केशन की. सबसेक्शन 2 हमारा क्या कह रहा है कि अगर एडिक्वेट कंसिडरेशन है, अरे वेयर इज द पेन, एडिक्वेट कंसिडरेशन दी गई है तो हर सब्जेक्ट टू की वो प्रॉपर्टी की नॉलेज है या नहीं, बेनामी ट्रांजैक्शन की नॉलेज है या नहीं, उसको देखा जाएगा कि कॉन्फिस्केट करना है या नहीं.
सबसेक्शन 3 बोल रहा है कि अगर प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट हो गई है तो उसके राइट्स एंड टाइटल किसके पास जाएंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट। सबसेक्शन 4 कह रहा है कि कोई थर्ड पर्सन आके क्लेम नहीं कर सकता, नल एंड वॉइड है वो क्लेम। और सबसेक्शन 5 कह रहा है कि अगर कोई ऑर्डर नहीं पूरा करा गया और प्रोसीडिंग चल रही है तब तक भी तुम क्लेम करने नहीं आ सकते हो, राइट। मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज कॉन्फिस्केटेड। अब कोई प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट हो गई तो अब उसको क्या बनाते हैं? भूत बंगला बना दें, उसको कोई देख ही नहीं रहा, वो बस प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, कॉन्फिस्केट करी गई है, केस चल रहा है। ऐसी प्रॉपर्टीज को देख के कितना दुख होता है ना, ऐसा लगता है हमें ही मिल जाए। मैं तो कभी कभी इतनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज देखती हूँ और इतने अच्छे अच्छे एरियाज में, मतलब वो एरियाज जहाँ पे जो आसपास के घर है वो करोड़ों में है, करोड़्स में है। एंड व्हेन आई सी सच प्रॉपर्टी, ऐसा मैं ये नहीं बोल रही कि वो बेनामी प्रॉपर्टी और कॉन्फिस्केट करी गई है, नो, आई एम जस्ट टॉकिंग जनरली। मुझे पीछे के केस नहीं पता घर देखकर कि वो उसके पीछे का केस क्या है, लेकिन कभी कभी हम देखते हैं ना कि कुछ घर ऐसे बंजार बने होते हैं, पता नहीं अब उसके पीछे की क्या स्टोरी है, हमें नहीं पता, लेकिन दुख होता है ना, हमें ही दे दो ये बंगला हमें ही दे दो, है ना। सेक्शन 28 रिलेट्स टू मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज कॉन्फिस्केटेड। बहुत सारे रीजंस होते हैं ऐसे घरों के पीछे। कॉन्फ्लिक्ट, पेंडिंग प्रोसीडिंग्स, भूत भी हो सकता है रीजन, मतलब मजाक कर रही हूँ, बट देयर कुड बी लॉट ऑफ रीजंस। एंड आई सेड ना, भूत भी हो सकता है, एक लाइट ब्लिंक हुई है, व्हाट डज दैट मीन? एनीवे, कोइंसिडेंस। सबसेक्शन 1 ऑफ दिस सेक्शन, आगे से आई एम नॉट गोइंग टू टॉक, राइट। हाँ, मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज कॉन्फिस्केटेड। तो अच्छा, ये कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, ये कॉन्फिस्केट करी गई है क्योंकि बेनामी प्रॉपर्टी है। ओके, कौन सी प्रॉपर्टी है? बेनामी प्रॉपर्टी है, और इसको कॉन्फिस्केट कर दिया गया। कॉन्फिस्केट कौन से सेक्शन में कर रहा है? सेक्शन 27। अब सेक्शन 28 इज टॉकिंग अबाउट मैनेजमेंट ऑफ दीज प्रॉपर्टीज। लेट्स टॉक अबाउट इट। सब सेक्शन 1 कहता है सेक्शन 28 का, एडमिनिस्ट्रेटर, चलो इनका भी कोई रोल आया। इनिशिएटिंग ऑफिसर हमने सुना, अप्रूविंग अथॉरिटी सुना है, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर की तो पूरी कथा सुन ली हमने। अब वो जो एडमिनिस्ट्रेटर था ना, उसका रोल आया है मैनेजमेंट में, ठीक है। चार अथॉरिटी सुनी ना हमने, चार ऑफिसर्स, चार अथॉरिटी सुनी ना हमने बेनामी ट्रांजेक्शन्स में। तो अब यहाँ पे किसके रोल के बारे में बात हो रही है? एडमिनिस्ट्रेटर। Administrator shall have the power to receive and manage the property in relation to which an order of confiscation under subsection 1 of 27 has been made. कितना बढ़िया आंसर। बच्चे कहते हैं मैम कितनी मुश्किल है, लॉ लिखना कितना मुश्किल है। भाई अगर तुम किसी को बताना चाह रहे हो, चलो तुम किसी को हिंदी में बता रहे हो कि पता है तुम्हें ये जो प्रॉपर्टीज कॉन्फिस्केट कर दी जाती है ना, जब्त कर दी जाती है, इसको मैनेज पता है कौन करता है? एडमिनिस्ट्रेटर। तुम्हारा दोस्त कहेगा कॉन्फिस्केट वो क्या होता है? तुम कहोगे जब्त करना। फिर तुम्हारा दोस्त कहेगा इसका ऑर्डर कौन पास करता है? तुम कहोगे अरे सेक्शन 27 के सबसेक्शन 1 में लिखा है ना कि अगर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने कॉन्फिस्केशन का ऑर्डर पास कर दिया तो ऐसी प्रॉपर्टी को मैनेज करेगा एडमिनिस्ट्रेटर। ऐसा बात कर रहे हैं सेक्शन 28 का सबसेक्शन 1, ठीक है। तो यहाँ पे तो इंग्लिश में ही तो लिखा हुआ है, ऐसी कौन सी रॉकेट साइंस है? क्या लिखा है देखो, सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 28 प्रोवाइड्स दैट एडमिनिस्ट्रेटर के पास पावर है, shall have the power to receive and manage the property, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी? कॉमा, इन रिलेशन टू दोज प्रॉपर्टी विच हुज ऑर्डर ऑफ कॉन्फिस्केशन इज पास्ड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 27, ठीक है, इन द मैनर सब्जेक्ट टू द कंडीशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। when you know the provision, when you know the section, तो उसको बस इंग्लिश में तो कन्वर्ट करना है। हाँ, थोड़ी सी टेक्निकल लैंग्वेज जरूर है। बच्चा बेचारा पता है क्या करता है अभी? सी आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग अबाउट कि कौन कैसे पढ़ा रहा है, बट अगर मैं भी आपको ऐसे पढ़ाऊंगी ना कि मैं सिर्फ हिंदी में समझा दूं, ये इंग्लिश नहीं पढ़ूंगा आपके सामने, तो क्या होगा ना, आपको हिंदी तो लर्न हो जाएगी यहाँ पे। फिर आप पता है कैसे लिखोगे? बच्चे लिखते हैं, आई हैव चेक्ड आंसर्स ऑफ स्टूडेंट्स लाइक दिस, सो आई नो। बच्चे लिखते हैं एडमिनिस्ट्रेटर, अगर उनको खाली हिंदी पता हो तो पता क्या लिखेंगे? एडमिनिस्ट्रेटर हैज द पावर टू मैनेज बेनामी प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके बाद एडजुडिकेटिंग ऑफिसर टेल
मैंने ऐसा भी देखा है, ऐसे ऐसा बिल्कुल एक कहानी लिख देते हैं, फेरी टेल स्टोरी। एडजुडिकेटिंग ऑफिसर टेल्स एडमिनिस्ट्रेटर टू डू ऑल सच रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और सच में नहीं लिखते, टू डू द ड्यूटीज ऐसे लिख देते हैं। फिर लिखेंगे एडमिनिस्ट्रेटर विल सी व्हाट टू डू विद द प्रॉपर्टी। इतना ये मतलब देखो, बच्चा जो बात लिख रहा है उसका जो तात्पर्य है वो सच हो सकता है, वो सही हो सकता है, पर आप लैंग्वेज देखो, आप ऐसी लैंग्वेज नहीं लिख सकते हो, ये लीगल लैंग्वेज नहीं है। अगर अभी देखो ये, अब बच्चा पता क्या बोलता है, मैम आपने ना ये सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 228 तो मॉड्यूल से कॉपी पेस्ट कर दिया है। हाँ मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे आपको सब सेक्शन 1 पढ़ाना है 28 का, और मॉड्यूल ने कॉपी करा बेयर एक्ट से, तो लॉ को हमें ऐसे ही लेके जाना है। मैं यहाँ पे आपको एक टिपिकल इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं करा सकती, आपको ऐसे ही आंसर लिखना है। तब तकरीबन बच्चा एकदम एग्जैक्ट नहीं लिखता, पर कुछ तो लिखे, पर वो लैंग्वेज तो थोड़ी आपको देख के लिखनी पड़ेगी ना। दिस इज द रीजन मार्क्स में देखो कमी हो जाती है एग्जाम टाइम पे। अब मैम ये तो बहुत मुश्किल है, तो क्या हो गया, आगे जाके जो फायदे मिलेंगे सीएस बन के वो भी तो बढ़िया है। चलिए, subsection 2 of this section provides that central government may, by order published in the official gazette, notify as many officer as it think fit to perform the function of administrator. अभी ऑब्वियस बात है, देखो प्रॉपर्टी कितनी है, कितनी बड़ी है, कितनी सारी प्रॉपर्टीज है उस एरिया में, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो कितने भी एडमिनिस्ट्रेटर्स अपॉइंट कर सकते हैं। Subsection 3 of this section provides that administrator shall also take such measures as the government may direct, जो भी गवर्नमेंट से डायरेक्शन मिलेगी वही measures कर ले सकते हैं, to dispose of property which is vested in central government under subsection 2 of section 27, ये वाला subsection 2 of 27। तो यहाँ कह रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटर की पहली पावर सबसेक्शन 1 में है कि आपके पास मैनेजमेंट राइट है, ठीक है। सबसेक्शन 2 बोल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट कितने भी ऑफिसर्स रख सकती है। सबसेक्शन 3 बोल रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटर, तुम्हारे पास एक और पावर है कि तुम इस प्रॉपर्टी को बेच भी सकते हो, एज द डायरेक्शन गिवन अंडर सबसेक्शन 2। जो भी तुम्हें सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर दी है, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करे हैं, दे ऑल्सो हैव द पावर टू टेक मेजर टू डिस्पोज द प्रॉपर्टी जो गवर्नमेंट के पास है, राइट। पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी सेक्शन 29, तो सबसे पहले 27 में क्या हुआ, कॉन्फिस्केशन। 28 में क्या हो रहा है, इस प्रॉपर्टी की मैनेजमेंट। 27 में क्या हुआ, कॉन्फिस्केशन। 28 में क्या हुआ, मैनेजमेंट। 29 में क्या हो रहा है, पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। पोजेशन मतलब अपने पास रखना। 29 का सबसेक्शन 1 कह रहा है, वेयर एन ऑर्डर ऑफ कॉन्फिस्केशन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ प्रॉपर्टी हैज बीन मेड, द एडमिनिस्ट्रेटर शैल प्रोसीड टू टेक द पोजेशन। हाँ तो वही लेगा पोजेशन, वही मैनेज कर रहा है। हमने 28 में पढ़ा है, 29 में अपने पास पोजेशन रख रहा है। सबसेक्शन 2 कह रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर शैल, क्या कर सकता है एडमिनिस्ट्रेटर, जरा सुनिए। बाय नोटिस इन राइटिंग ऑर्डर विद इन 7 days ऑफ द डेट ऑफ द सर्विस ऑफ नोटिस एनी पर्सन who may be in possession of the Benami property to surrender or deliver possession thereof to the administrator or any other person duly authorized by administrator. Possession, अभी आप कह रहे हो मैम मैनेजमेंट पहले करेगा कि पोजेशन पहले करेगा। अब सुनो, मैनेजमेंट का पावर दिया है एडमिनिस्ट्रेटर को, उसकी बात हुई है सेक्शन 28 में। 29 में कह रहा है रियलिटी, अब इस इंसान को, एडमिनिस्ट्रेटर को पोजेशन कब मिलेगी, तो एडमिनिस्ट्रेटर को पोजेशन मिलेगी कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टी के अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ 29। सबसेक्शन 2 बोल रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटर 7 दिन के अंदर नोटिस डाल देगा उस पर्सन को जो बैठा हुआ है उस प्रॉपर्टी पे, यूज कर रहा है उस प्रॉपर्टी को, उसको बोला जाएगा भैया खाली करो, खाली करो भैया खाली करो, अब ये प्रॉपर्टी हमारे अंडर आ गई है, अब तुम निकल जाओ। In the event of non-compliance of the order of refer to in clause A, जो अभी तुम पढ़ के हटे हो, taking over of immediate possession is warranted for the purpose of forcibly taking over the possession, मतलब कॉलर पकड़ के get out. Requisition the service of any police officer to assist him and duty of this officer to comply with the requisition. तो यहाँ कह रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटर की टीम, इनफैक्ट पुलिस ऑफिसर की भी जो असिस्टेंस लेनी पड़ती है वो भी ली जाएगी, और जो पर्सन पोजीशन में है ऑलरेडी और ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहा, क्लॉज ए वाले ऑर्डर को जो जस्ट अपने ऊपर पड़े 7 दिन वाला जो आया है, नहीं फॉलो कर रहा, तो भाई उसको हम फोर्सेबली निकाल देंगे।
तो ये पैर इतना सो क्यों जाता है भाई? क्या बोलते हैं उसको, एक वो नहीं होता है, होता है ना पैर ऐसे हो जाता है, ऐसे जाम हो जाता है पैर में, क्यों हो जाता है ऐसे? मेरा अभी पैर ऐसे बैठे बैठे ऐसे हो गया। चलो उसके आगे, इट मे बी नोटेड, एडमिनिस्ट्रेटर भी कौन है? इनकम टैक्स ऑफिसर अंडर सेक्शन 2 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, क्लॉज 25 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। सो भैया हमारा जो इनिशिएटिंग ऑफिसर था वो भी कमिश्नर थे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के, एंड दिस पर्सन एडमिनिस्ट्रेटर इज ऑल्सो ऑफिसर ऑफ इनकम टैक्स एक्ट अंडर इनकम टैक्स एक्ट। अपीलेट ट्राइब्यूनल, अभी हमने कुछ पढ़ा था ना, सेक्शन 46 भी कुछ सुना था ना कि अपील करी जाती है, अपीलेट ट्राइब्यूनल का जो ऑर्डर आता है वो सेक्शन 46 में आता है। तो सेक्शन 30, 27, 28, 29, 30, इनफैक्ट 27 क्यों, 24 से बात करते हैं। 24 में इनिशिएटिंग हुई प्रोसीडिंग, 25 में नोटिस के बारे में बात हुई, 26 में एडजुडिकेशन के बारे में बात हुई, 27 में बात हुई इस प्रॉपर्टी की कॉन्फिस्केशन, 28 में बात हुई इस प्रॉपर्टी की मैप पोजेशन, राइट। 29 में बात करी गई है एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में, एंड 29 में बेसिकली बात करी गई है आपके इस प्रॉपर्टी की पोजेशन, मतलब जो ऑलरेडी पोजेशन में उसको निकालो। 30 में बात हुई है अपीलेट ट्राइब्यूनल। अब इसमें क्या है, चैप्टर 5 ऑफ दिस एक्ट टॉक्स अबाउट अपील, जिसमें अपीलेट ट्राइब्यूनल के बारे में बात करी गई। सेक्शन 30 डील्स विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ट्राइब्यूनल। अब ये क्या है, अभी जो तुमने एक दादागिरी सुनी है ना 29 में कि जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो फोर्सिबली तुमको निकालेगा। अब एडमिनिस्ट्रेटर का ऑर्डर है या पीछे एडजुडिकेटिंग ऑफिसर का ऑर्डर है, तुम्हें अपील करनी है, यू कैन गो टू अपीलेट ट्राइब्यूनल। The said section seeks to provide the central government shall by notification establish an appellate tribunal to hear appeals against the order of adjudicating authority and the authority under this act. आपने कितनी अथॉरिटी सुनी अंडर दिस एक्ट? इनिशिएटिंग, अप्रूविंग, एडमिनिस्ट्रेटर, एडजुडिकेटिंग। इन चारों के खिलाफ अगर तुम्हारा कोई अपील है, आप कहां जा सकते हो? अपीलेट ट्राइब्यूनल। अपीलेट ट्राइब्यूनल किसने बनाया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। कैसे पता तुमको? नोटिफिकेशन के जरिए। सेक्शन 40 lays down the procedure and powers of appellate tribunal. सबसेक्शन 1 बोलता है जैसे एक ऑफिसर अथॉरिटी की जो पावर होती है वो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के हिसाब से होती है, तो वही यहाँ पे लिखा है, shall be guided the principle of natural justice and subject to the provision of this act. The tribunal shall have the powers to regulate the procedure. अपील टू हाई कोर्ट, अभी तुम्हें हाई कोर्ट भी जाना है। सेक्शन 49 रिलेट्स टू अपील टू हाई कोर्ट, 60 डेज वाला होगा। यहाँ पे देखिए सबसेक्शन 1 of 49 says that party agree by the decision and order of tribunal may file an appeal to high court within how many days? 60 days from the date of communication of the decision of the order or the appellate tribunal to him on any question of law. तो यहाँ पे हो सकता है कि अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ है, देखिए अब आप ये तो नहीं बोल सकते हमें अपीलेट ट्राइब्यूनल के बात करने का तरीका अच्छा नहीं लगा, ये सब पे नहीं होगा। लेकिन अब देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ, अगर आपको लगता है नहीं लॉ में कोई और बात लिखी और ऑर्डर जो है उसके विरुद्ध पास हुआ है, आप बिल्कुल कोर्ट में, हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो 60 दिन के अंदर अंदर। हाई कोर्ट 60 दिन के ऊपर भी आपका एंटरटेन कर लेगा अपील इफ यू हैव अ सफिशिएंट कॉज टू बिलीव, राइट। सबसेक्शन 3 कह रहा है कि हाई कोर्ट को पहले सेटिस्फाई करना है देयर इज अ सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ that has been involved। नहीं तो हाई कोर्ट कहेगा भाई एक बात बताओ, वो भी जुडिशियल का पर्सन है अपीलेट ट्राइब्यूनल में, हम भी यहाँ जा जाएं तो अभी वो भी तो लॉ के हिसाब से आपको ऑर्डर दे रहे हैं ना, हाउ कैन यू चैलेंज दैट ऑर्डर। लेकिन अब देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ, देन हाई कोर्ट विल सीक टू इट। सबसेक्शन 4 कह रहा है दैट अपील शैल बी हर्ड ओनली ऑन द क्वेश्चन so formulated and the respondent shall at the hearing of the appeal be allowed to argue that the case does not involve such question। समझ रहे हैं? अभी मैं बोल रही हूँ कि अपीलेट ट्राइब्यूनल ने गलत ऑर्डर पास किया, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने गलत ऑर्डर पास किया, बट मैं हाई कोर्ट को पहले सेटिस्फाई करना पड़ेगा दैट देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ। क्वेश्चन ऑफ लॉ मींस कि लॉ जो है वो गलत इंटरप्रिटेट या गलत अप्लाई हुआ है, इसका ऐसा होना चाहिए। सो अगर दूसरी पार्टी जो है, जो रिस्पोंडेंट है, उसको ये प्रूव करना है कि नहीं सब कुछ लॉ के हिसाब से हुआ है। आप समझ रहे हैं? मैं अपीलेट ट्राइब्यूनल पे केस कर रही हूँ, अपीलेट ट्राइब्यूनल क्या प्रूव कर रहे हैं? नो वी हैव pass the order as per law, और मैं क्या बोल रही हूँ? No, you have not passed the order as per law। अगर ये लड़ाई है हाई कोर्ट देखेगा। अगर कोई और लड़ाई है, हमें सजा कम कर दो, हमें ये कर दो, तो हाई कोर्ट कह रहा है नहीं भाई जो पास हुआ है वही पास होगा। इफ देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ तब हमारे पास आना।
सबसेक्शन 5 कह रहा है नथिंग इन दिस सबसेक्शन शैल बी डीम्ड टू टेक अवे और अब्रिज द पावर ऑफ द कोर्ट टू हियर द रीजंस टू बी रिकॉर्डेड, अपील, क्वेश्चन ऑफ लॉ इफ इट इज सैटिस्फाइड दैट द केस इन्वॉल्व सच क्वेश्चन। तो हाई कोर्ट सब कुछ सुनेगा, उसके बाद फैसला लेगा कि क्वेश्चन ऑफ लॉ है या नहीं। सबसेक्शन 6 कहता है हाई कोर्ट विल डिसाइड द क्वेश्चन ऑफ लॉ फॉर्मुलेटेड एंड डिलीवर द जजमेंट। ठीक है ना, या तो केस एक्सेप्ट करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, या फिर डिसमिस कर देगा कोर्ट, हाई कोर्ट। सबसेक्शन 7 कहता है हाई कोर्ट मे डिटरमाइन एनी इशू व्हिच हैज नॉट बीन डिटरमाइंड बाय अपीलेट ट्राइब्यूनल। हाई कोर्ट ऐसा भी कोई सर्कमस्टांस ले सकता है जो शायद अपीलेट ट्राइब्यूनल ने छोड़ दिया है, या रॉन्गली अपीलेट ट्राइब्यूनल ने उसको गलत ऑर्डर पास कर दिया इन्वॉल्विंग द क्वेश्चन ऑफ लॉ। समझ गए ना, एक होता है ऑर्डर पास करना, एक होता है इस ऑर्डर का गलत होना निर्भर कर रहा है कि कुछ लॉ की गलती हुई है। अगर लॉ की गलती नहीं हुई है तो आप अपील नहीं कर रहे हो हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट कह रहा है पहले तो क्वेश्चन ऑफ लॉ होगा, और अगर ऐसी चीजें भी है जो अपीलेट ट्राइब्यूनल ने नहीं ली है वो हम लेंगे। सबसेक्शन 8 कह रहा है द प्रोविजन ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 relating to appeals to high court shall as far as may be apply in the appeals under this section also। जैसे एक कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में हाई कोर्ट की अपील्स में जैसे प्रोसीजर होता है वैसे यहाँ पे भी होगा। ठीक है ना। स्पेशल कोर्ट्स के बारे में बात करते हैं, बस ये लास्ट है, एंड ऑफेंसेस पेनल्टीज है, राइट। स्पेशल कोर्ट क्या है, सेक्शन 50 कह रहा है सबसेक्शन 5 का Central government in consultation with the Chief Justice of High Court shall for the trial of an offence punishable under this act designate one or more court of session as a special court। मतलब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ मिलके जो गवर्नमेंट है वो स्पेशल कोर्ट भी बनाती है विद रिस्पेक्ट टू बेनामी ट्रांजैक्शन, सो दैट जो एक ट्रायल है ऑफेंस का वो स्पीडली हो जाए और हाई कोर्ट तक आना ना पड़े। क्योंकि देखिए हाई कोर्ट में कुछ केसेस जा रहे हैं और उनका रेजोल्यूशन निकल रहा है, समय लग सकता है, तो स्पेशल कोर्ट भी ग्रांट की पावर भी ग्रांट करी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट को। सबसेक्शन 2 कह रहा है व्हाइल ट्राइंग द ऑफेंस अ स्पेशल कोर्ट शैल ट्राई एन ऑफेंस अदर देन द ऑफेंस रेफर्ड टू इन सबसेक्शन अंडर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। क्रिमिनल प्रोसीजर का नहीं ले रहा है स्पेशल कोर्ट, बट सिविल के जो केस है विद रिस्पेक्ट टू बेनामी ट्रांजैक्शन एंड प्रॉपर्टी वो ये स्पेशल कोर्ट ले सकता है। कौन बना रहे हैं स्पेशल कोर्ट? सेंट्रल गवर्नमेंट। किसके साथ मिलके? हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ, राइट। क्यों बना रहे हैं स्पेशल कोर्ट? ताकि स्पीडी ट्रायल हो सके इन केसेस की। Special court shall not take cognizance of any offence punishable under this act except upon a complaint in writing by the authority or any officer of central government or state government। कह रहे हैं स्पेशल कोर्ट जो बनाए गए हैं बेनामी एक्ट के अंडर बेनामी ट्रांजेक्शंस के लिए वो तभी प्रोसीडिंग लेते हैं जब हाई कोर्ट की कोई कंप्लेन मतलब कंप्लेन आ जाए बाय एनी अथॉरिटी और बाय ऑफिसर ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। सबसेक्शन 4 कह रहा है कि इसको मैक्सिमम ये लोग 6 महीने में कंक्लूड कर देते हैं क्योंकि स्पीडली रिड्रेसल के लिए तो बनाया गया ये स्पेशल कोर्ट। तो सेक्शन 50 बात कर रहा है स्पेशल कोर्ट की। क्यों, किसने बनाया स्पेशल कोर्ट? सबसेक्शन 1 कह रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। सबसेक्शन 2 कह रहा है कि ये जो ऑफेंस है ये क्रिमिनल प्रोसीजर वाले नहीं लेते। सबसेक्शन 3 कह रहा है ये तभी प्रोसीडिंग लेते हैं जब किसी अथॉरिटी की कंप्लेन आए या सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर की कंप्लेन आए, तभी स्पेशल कोर्ट तक बात जाती है। सबसेक्शन 4 कह रहा है कि ये 6 महीने के अंदर अंदर इस ट्रायल को कंक्लूड कर देते हैं, स्पीडी ट्रायल, राइट। ऑफेंसेस एंड प्रोसिक्यूशन सेक्शन चैप्टर 7, इसके बारे में हमने शुरू में भी बात करी थी, याद है आपको चैप्टर 7 के बारे में। इसका सबसेक्शन 1 कहता है जो भी इंसान बेनामी ट्रांजैक्शन में आता है उसको पेनल्टी ड्यूज को अवॉइड करने के लिए कोशिश करनी चाहिए कि वो कोई भी प्रोविजंस बेनामी एक्ट के डिफीट ना कर सके, कुछ भी ऐसा ना करे जो बेनामी ट्रांजैक्शन या बेनामी प्रॉपर्टी बन जाए। बेनिफिशियल ओनर या बेनामीदार या जो भी इंसान इसमें जुड़ा हुआ है वो गिल्टी माना जाएगा बेनामी ट्रांजैक्शन अगर वो जो प्रोविजन है इस एक्ट के उनको डिफीट करता है तो। सबसेक्शन 2 कहता है कि अगर गिल्टी प्रूव हो गया तो क्या होगा? आपको याद है हमने करा था 1 साल से कम की जेल नहीं होगी, 7 साल तक जा सकती है। पेनल्टी कितनी लगेगी? 25% ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। और मैंने आपको बोला भी था कि इसको याद रख लेना, सेक्शन 53 सुन लो, चैप्टर 7 ऑफ दिस एक्ट, सेक्शन 53 का सब सेक्शन 2। ये क्यों याद कर लो? क्योंकि बेनामी एक्ट को लेके कोई भी क्वेश्चन आता है एटलीस्ट यू कैन कंक्लूड बाय गिविंग by stating a penalty, right?
सेक्शन 54 रिलेट्स टू पेनल्टी फॉर फॉल्स इन्फॉर्मेशन, कि अगर आप कोई झूठी इन्फॉर्मेशन देते हो जो गुमराह करने के लिए कर रहे हो किसी अथॉरिटी को, तब भी पेनल्टी लगेगी. इफ यू नोइंगली गिव्स अ फॉल्स इन्फॉर्मेशन टू एनी अथॉरिटी और फर्निशेस एनीथिंग व्हिच इज रॉन्ग एंड यू नो इट इज रॉन्ग, तो आपको 6 महीने की जेल हो सकती है, which may extend to 5 years, and you shall be liable to a fine which may extend to 10% of the fair market value. मतलब बेनामी प्रूफ हो जाओ तो 25% वैल्यू का आपको पेनल्टी देना पड़ सकता है, 7 साल तक की जेल हो सकती है, मिनिमम 1 साल. गलत इंफॉर्मेशन देते हो उसके लिए भी आपको 6 महीने से 5 साल की जेल हो सकती है, और 10% फेयर मार्केट वैल्यू का एज अ फाइन आपको पेनल्टी देना पड़ सकता है. Section 555 relates to the previous sanction. Okay. Offenses by companies. Section 62 relates to consequences in case ये कंपनी कर रही है. कंपनी में भी बहुत देखी जाती है चीज. कंपनी में 2 नंबर का पैसा आता है, किसी के नाम पे प्रॉपर्टी नहीं, कंपनी के नाम पे प्रॉपर्टी ले लेते हैं. कंपनी है क्या? बिल्डिंग. और ब्लैक मनी छुपाने का सबसे बढ़िया तरीका हो जाता है ये कंपनीज के लिए. तो ये ऑफेंसेस कंपनीज में भी देखे जाते हैं. सेक्शन 62 में इसकी बात करी गई है. सबसेक्शन 1 कह रहा है where a person committing a contravention of any provision of this act, the rule, direction or made thereunder is a company. जो ये कर रहा है वो कंपनी है, मतलब कंपनी के नाम पे. every person जो इस कॉन्ट्रवेंशन में है, क्योंकि देखो हमने कंपनी लॉ भी पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि कंपनी जो होती है, लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट व्हील वाले कॉन्सेप्ट हमने कंपनी में पढ़े हैं कि भाई कंपनी का नाम तो हर जगह है, पर कर तो इंसान ही रहा है ना ये चीज. कंपनी बिल्डिंग तो नहीं कर रही है ना, बिल्डिंग तो साइन नहीं कर रही है, तो इंसान ही जो कर रहा है. सो एवरी पर्सन हु इज इन चार्ज, एवरी पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, was responsible to this for the conduct of the business of the company as well as the company shall be deemed to be guilty. ठीक है, तो जो इंसान इस मैनेजमेंट में वही गिल्टी माना जाएगा और उसी को पनिशमेंट करी जाएगी. सबसेक्शन 2 कहता है that the person liable to punishment if he proves that the contravention took place without the knowledge, उसको तभी बचाया जाएगा. सबसेक्शन 1 की पनिशमेंट नहीं दी जाएगी जब वो प्रूव कर दे कि उसका हाथ नहीं था इसमें. ये हमारे कंपनी लॉ में भी बात करी जाती है. सबसेक्शन 3 क्या कह रहा है? that notwithstanding anything contained in subsection 1 where a contravention of any provision or rule or direction or order made thereunder has been committed by a company and is proved that the contravention has been taken place with the consent or connivance of attributable to the neglect of any part of director, manager, company secretary or any officer of the company, then such director, manager, secretary or any other officer shall be deemed to be guilty. तो यहाँ कह रहे हैं कि सबसेक्शन 1 तो बोल रहा है कि भाई जो जो इंसान मैनेज कर रहा है वही गिल्टी माना जाएगा. सबसेक्शन 2 कह रहा है गिल्टी तब नहीं माना जाएगा जब वो प्रूव कर दे कि उसका हाथ नहीं था कॉन्ट्रवेंशन में. सबसेक्शन 3 कह रहा है कि जितने भी रूल, डायरेक्शन, ऑर्डर जो पास करे जाते हैं कंपनी के ऊपर, इफ इट इज प्रूव्ड कि कॉन्ट्रवेंशन हुई है, बेनामी एक्ट की कॉन्ट्रवेंशन हुई है और उसके पीछे कोई डायरेक्टर, ऑफिसर या CS इन्वॉल्व है और प्रूव भी हो जाए कि ये इन्वॉल्व हैं, तो उनको गिल्टी माना जाएगा. चाहे कोई डायरेक्टर है, चाहे कोई मैनेजर है या कंपनी सेक्रेटरी या कोई भी ऑफिसर है. इट मे बी नोटेड सेक्शन 62 के हिसाब से कंपनी मीन्स अ बॉडी कॉर्पोरेट, उसमें फर्म, एसोसिएशन और पर्सन भी आते हैं. एंड डायरेक्टर मीन्स अ फर्म के पार्टनर या किसी भी एसोसिएशन है, तो उसमें जो भी इंडिविजुअल जो उस एसोसिएशन को मैनेज कर रहा है वो डायरेक्टर की डेफिनेशन में आता है. वो इसलिए क्योंकि पीछे आपको बात करी गई है. ठीक है, तो ऐसा नहीं है जस्ट एसोसिएशन ऑफ पर्सन पर डायरेक्टर नहीं है हम, लेकिन आप कंट्रोल कर रहे हो ना, तो आप डायरेक्टर की डेफिनेशन में आ रहे हो. ज्यादा चालाक मत बनो पेनल्टी से बचने के लिए. सो दिस वाज ऑफेंस बाय कंपनीज, राइट. ऑफेंस एंड प्रोसिक्यूशन इज गिवन इन चैप्टर 7 सेक्शन 53, 54 and 55. Then we have special court under section 50. Then we talked about appeal to high court under section 49. 49 हाई कोर्ट, 50 स्पेशल कोर्ट. देन हमने अपीलेट ट्राइब्यूनल बात करी सेक्शन 30 और 40 में, और 24 से लेके 30 तक की कहानी तो आपको दोहरा दी गई है अच्छे से, क्या क्या बातें हमने करी हैं. होता है we have talked about this act, we have talked about everything in this act, we have not left anything. आपने अगर ये तीनों क्लास कर ली है बेनामी एक्ट की, तो आपका बेनामी एक्ट बिल्कुल सॉर्टेड है, किसी बात की कोई तकलीफ नहीं है. अब पास्ट ईयर क्वेश्चन कौन से आए हैं इस चैप्टर से?
कौन से चैप्टर, इस चैप्टर से कौन से क्वेश्चंस आए हैं वो हमें करा दो, तो बस हमारा ये एक्ट एकदम सील हो जाएगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. सो डोंट वरी, आई एम गोइंग टू टेक पास्ट ईयर क्वेश्चंस, बट लेट मी फिनिश ऑफ द सिलेबस फर्स्ट, राइट? You also finish off your syllabus first, you also complete your study first, then we'll be doing all the questions related to past year also, right students? So I'll see you in the next class with a fresh new chapter. Till then, please study hard, take your studies very seriously. आपको भी अंदर से पता है, अच्छे से पता है कि ये एक ट्रेंड है ना वैसे बच्चों का, जब भी एग्जाम आने वाले होते हैं हम कैसे नाटक करते हैं ना, मम्मा बहुत मुश्किल है, जो हम पढ़ रहे हैं ना वो बहुत मुश्किल है, टीचर ने प्रॉमिस किया था पर कराया ही नहीं. आईसीएसआई ने आप लगा लो कि क्लैट एलएलबी सारा कंटेंट सीएस में डाल दिया. फिर देखो घर में शादी आ गई थी, हम पढ़ ही नहीं पाए, पीछे शोर इतना होता है हमारे घर के, हम पढ़ ही नहीं पाते हैं. ये एक्सक्यूजेस छोड़ के ना अगर आप बिल्कुल पढ़ाई पे फोकस करने लग जाओ, आई एम टेलिंग यू, टेक इट इन राइटिंग, यू विल डेफिनेटली बी सक्सेसफुल. आप क्लियर कर लोगे एग्जाम. बट इवेंचुअली इफ यू आर जस्ट स्क्रिबिंग एंड पिकिंग अप एक्सक्यूजेस, तो फिर कैसे चलेगा, राइट? तो पढ़ाई करनी है तो बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा. चलिए, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन विद संभाषण एंड अ न्यू चैप्टर. थैंक यू.